आखिरी किनारे पे तैनात नावल की स्तंभ 13 पलवश ने नम नजरों से चारों सिम देखा था। शजर अब्बास से नफरत और बढ़ गई थी जबकि वो चुटकियों में अपना घर ठीक करा सकता था, लेकिन फिलहाल वो इर्द गिर्द नहीं था। वो गार्ड्स के साथ मिलकर चीज़ों को खुद सेट कराने लगी थी, जबकि दूसरी तरफ बेजात ने एक एफआईआर दर्ज कराई जिसको वो लोग पढ़कर दंग रह गए, क्योंकि सबको उम्मीद ये थी कि वो शजर अब्बास के खिलाफ कराएगा, लेकिन हुआ उसके उलट। वो एफआईआर अनीसा हारून के खिलाफ थी और इसके साथ कुछ सबूत भी मौजूद थे। अनीसा हारून से रिलेटेड हारून बैग के देखकर जहाँ अपनी जगह से हिलकर रह गया। शजर अपनी शिकस्त पर बल खा रहा था। जिया भी सर पकड़े बैठा था। उसे ये बात वाजिया है कि उसे हम में से किसी से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। जिया की बात पे हारून बैग दौड़ा उठा था। मेरी बीवी है वो, मैं अपनी बीवी को किसी सूरत उसका नहीं करूँगा, फिर चाहे वो जो मर्जी कर ले। वफाई और बाहर गया। सर, एक पुलिस वाला भी वहाँ खड़ा था। उसने हैरानगी से देखा जबकि हारून ने तवज्जो भी ना दी। हारून उठ कर बाहर निकले और मुबीन खान के पास आ गए। एक नोटिस जारी करो कि अनीसा हारून के साथ कार्रवाई आर्मी की हदूद में होगी। बहैसियत हारून बेग की बीवी होने के अदालत इस मामले से दूर रही। वो बेचैनी से बोले, सॉरी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ जबकि ये किसी असूल में नहीं आता। हमारे मुल्क की अदालत अभी मौजूद है सर। वो हल्का सा मुस्कुराए। लेकिन आपकी बीवी पर किसने एफआईआर कटाई है? वो बोले और अपने टेबल के दराज से एफआईआर निकाली जिस पर बेजात का नाम दर्ज था। बेजात अली शाह। अली शाह का बेटा, राइट? मुबीन खान, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। वाह, वो बोला होते गिराए। खबर बाहर निकलती तो क्या होता, कितनी बेइज्जती हो जाती। और रीता वैसे ही आजकल डरी सहमी रहने लगी थी। सॉरी सर, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। ये अदालती कार्रवाई पर डाल दिया है मैंने। वो बोले और काम करने लगे, जबकि दूसरी तरफ हारून बैग दांत पीस के, मेरी बीवी अदालत तो नहीं जाएगी, ये तो तय है। अब उसके लिए तुम नुकसान उठाओ, उसका अफसोस मुझे नहीं होगा, क्योंकि बीवी और बच्चे तो तुम्हारे भी हैं। वो मुस्कुराए जबकि मुबीन खान संजीदगी से उन्हें देखने लगे। हारून बैग कहकर बाहर निकल गए और अभी उन्हें बाहर निकले 10 मिनट हुए थे कि बेजात को सामने से आता देख एकदम उनकी पेशानी पर बल पड़े। 10 साल बाद उसे देख रहे थे। वो ज़रा झुक गए। बेजात महरोज और उसके दो गार्ड्स, वो चलता हुआ आ रहा था और आते साथ बिना इजाज़त तलब किए वो कमरे में मुबीन खान के घुस गया, जबकि मुबीन बैग के अंदर तजस्सुस की इंतहा थी। हारून बैग के अंदर तजस्सुस की इंतहा हो गई थी कि बेजात यहाँ क्या कर रहा है। 10 साल बाद उसे देखा था। वो 21 साल का आवारा नौजवान नहीं लग रहा था। 30 साल का भरपूर मर्द लग रहा था। वो चाहकर भी अंदर नहीं झांक सकते थे, तभी वहाँ से निकल गए और बेजात ने मुबीन खान की जानिब देखा। रिलैक्स, ये ले लो। उन्होंने पानी की बोतल उसके सामने रखी। बेजात सब निगाहों से तादेर देखता रहा। कुछ नहीं होता, वो तहम्मुल से बोले। आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। एक बात याद रखिएगा मुबीन खान साहब, मैं बंदा उल्टे दिमाग का हूँ। अगर आपकी ज़रा सी मदद को यहाँ आया हूँ तो मुझे उसका नुकसान ना हो, क्योंकि नुकसान मैं बहुत चीज़ों का बाहर बैठे कर रहा था। आइंदा मेरे घर के बाहर भी आपके ये फ़ौज का दस्ता ना दिखे मुझे। वो बोला तो मुबीन खान ने उसके लहजे की अकड़ देखी। वो झुका नहीं था। अगर आज से 10 साल पहले वाले बेजात की भराई हुई आवाज़ कोई सुनता तो आज वाले बेजात की पुरमादी पर यकीन ही ना करता। तो वाकई उल्टे दिमाग का था। और मुश्किल वक्त सहने और समझने मुझे आ गई हैं, लेकिन अगर आप फ़ोन उठा लेते तो मेरा करोड़ों का नुकसान नुकसान ना होता। एनीवेज, जहाँ मेरा नुकसान होगा वहाँ सामने वाले का भी नुकसान होगा। मेरे वारंट के साथ क्या करना है अब आप खूबी जानते हैं। वो उठ गया। अनीसा क्यों? मुबीन खान ने सवालिया निगाहों से उसे देखा, क्योंकि उसे इस एफआईआर का मतलब समझ नहीं आया था। मुझे बस अनीसा चाहिए, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं आपका काम भी इन्हीं शर्तों पर कर रहा हूँ। वो स्मार्ट नज़रों से कह गया। मुबीन खान खड़े हुए और उसके इशारे पर हाथ रखा। उसका इशारा दबदबा कर उसे कुछ समझाने लगे, जिसका फ़ायदा कोई नहीं था, वो जानते थे। जबकि दूसरी तरफ एक खुद ही उलझ उलझ जा रही थी शजर के दिमाग में। शजर अब्बास को कर्नल मुबीन खान ने बुलाया तो वो दरवाज़ा नौकर के अंदर दाखिल हुआ। उन्हें सलाम के करके सलूट मारा और तनकर खड़ा हो गया। आप अपनी टीम रेडी करें, आपको इमरजेंसी में खा रही हैं जाना भेजा जा रहा है ये सर, वो बोला। और एक डॉक्टर्स की टीम भी रेडी करनी है। आपने ये ऑपरेशन ज़्यादा 1 हफ्ते का है और आपकी काबिलियत तो मुझे शक नहीं। वो संजीदगी से बोले। शजर को लग रहा था वो बिसात की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कुछ और था। वो हैरान हुआ था कि आखिर क्या मामला था। ये बिसात और मुबीन खान एक थे। इतनी तो उससे खबर थी। कर्नल साहब किस तरह एक ऐसे आदमी का साथ दे सकते थे जो गया दहशतगर्दी में शामिल है। वो 1000 सवाल लिए लबों पर चुप डाले खड़ा था। मुबीन खान ने आके कुछ नहीं कहा। कुछ पेपर्स उसके हाथ में थे। वो शजर बाहर निकल गया। क्या खारिया में इमरजेंसी की वजह भी बेजात था? वो पुरसोच हुआ और गुस्से से वहाँ से आगे बढ़ गया। ये लिस्ट है, ये डॉक्टर पुलवशन, नूरीन, अस्मा और बतूल, आप सब खारिया मिशन में शामिल हैं। मेजर शजर अब्बास के साथ सुबह रेडी। उसने जैसे ही लिस्ट मिली वो लिस्ट को पढ़ने लगी। दिल क्या फाड़ दे वो लिस्ट, लेकिन ये मिशन था।
यहाँ ज़ाती दुश्मनी की कोई वैल्यू नहीं रखती थी मुल्क और कौम के लिए। आज सुबह वो बिसात के घर की हालत देखी थी। उसने उसका दिल शजर से नफरत की इंतहा पर था, लेकिन जाना उसकी मजबूरी थी। वो सर हिला गई थी बिना इख्तलाफ बात के। वो शाम ही उसके घर पहुंच गई। वहाँ सारी चीज़ों को सेट किया जा रहा था। शजर का मैसेज रिसीव हुआ था उसे कि वो जा रहा है, इमरजेंसी वापस लौटे तो उसे विजात के बारे में मालूमात चाहिए। तभी वो उठकर यहाँ आ गई थी। आज वाइट टॉप और ब्लू जीन्स में थी, वही हील और बिल्कुल वैसी ही जैसे वो शानदार होती थी। उसने देखा लम्हों में वहाँ की तोड़फोड़ को ठीक किया जा रहा था। इन दीवारों को बिल्कुल वैसा वैसा ही किया जा रहा था जैसे वो पहले थी। वो अंदर आई, एजेंसी उसे दिखाई दी और उसके हाथ में वही बिल्ली थी। रू आंखें बड़े उसे देखने लगी। ये बिल्ली? मैम, इनका नाम रू है। आपको पहले भी कहा था, जेंजी ने ज़रा खफी से कहा तो रू ने उसकी बिल्ली की जानिब देखा। लेकिन ये मर गई थी, वो याद करती बोली। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो सर हम सबको मार देते। उन्हें रू इतनी अजीज़ है। जेंजी ने बताया। रूह को अजीब महसूस हो रहा था। ये सब बहुत अजीब था। वो बिल्ली उस वक्त मर गई थी, लेकिन आज वही बिल्ली जिंदा थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने एक और मंगाई होगी। आई थिंक आप बैठ जाएं, क्योंकि आप बहकी बहकी बातें कर रही हैं। नहीं, पैरों को सामने से था देख। रूह जल्दी से उसके पास पहुंच गई। ये बिल्ली मर गई थी ना महरोज? बेसात ने दूसरी मंगाई है ना? प्लीज़ मुझे बताओ। वो बेचारगी से सवाल कर रही थी। अरे रूह, क्या हो गया? क्यों परेशान हो गई हो? मुझे में तुम्हें हमारी रूह नहीं पसंद, लेकिन हमें तो ये बहुत प्यारी लगती है। अब इसके मरने की बातें तो ना करो। मैं रोज़ रोज़ बिल्ली को गोद में भरा और प्यार करने लगा। तभी उसकी निगाह ऊपर खड़े बेजात पे गई थी। जब वो यहाँ आती थी वो उसे शौक कर देता था। उनकी आंखों में वो सब था जिससे सिर्फ बेजात पहचान सकता था। वो बिना कुछ सोचे समझे ऊपर चढ़ गई थी। उसकी सांसें फूल जरूर गई थी, लेकिन इस वक्त वो तंग थी, क्योंकि उसे लग रहा था वो पागल हो जाएगी। वो बिल्ली उसके सामने मरी थी। वो रात वो कैसे सकती थी? ये वो लोग क्यों कर रहे थे कि वो जिंदा है? वो ऊपर चढ़ी और वहाँ सबके सामने उसने बिसात से सवाल किया था। ये बिल्ली मर गई थी ना? वो पूछने लगी। मर जाती तो तुम में से कोई जिंदा ना होता। बिजात ने भी वैसे ही जवाब दिया और अंदर चला गया। जबकि महरोज ने वो बिल्ली छोड़ी और वह सीधा दौड़कर ऊपर आई। रूह की टांगों में से गुजर कर बेजात के पाँव के पास आ गई। बेजात ने उसे गोद में बिठा लिया और प्यार करने लगा, जबकि निगाहें रूह पर से हटी नहीं थी। रूह ने इनहेलर निकाल कर सांस इनहेल किया। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, जबकि बेजात चेयर पर झूलता उसे तकता रहा। निगाहें दिलचस्प थी और अंदाज पर मजा। आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये भी शायद कोई टेस्ट है। मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। उसके पास अंदर आ गई और टेबल के सामने खड़ी होगी। बेजात ने आईब्रो झुकाई थी दांत देने के लिए। रूह ने सर झटका। आपने कल कहा था कि मैं आपके साथ अपनी मर्जी से काम कर सकती हूँ। अच्छा, वो बिल्ली को प्यार करता ज़रा अच्छा खींच गया है। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई है। वो मज़े से बाल झटकती बोली। वो अपनी जगह से उठा, बिल्ली को कारपेट पर छोड़ा, उसके सामने आ गया। रूह ने एक कदम पीछे लिया। देखता तो ऐसे था जैसे अंदर बाहर से जैसे मुआयना कर लेगा। रूह ने सांस अलग में उतारा और बिजात ने अचानक उसे पकड़ा और उसे खिड़की से नीचे तकरीबन फेंक दिया कि बस उसकी हील्स बिजात की टांगों में अड़ी ना होती तो वो नीचे जाकर पड़ती। बेजात, रूह चिल्लाए। बेजात छोड़े मुझे, वो बेचैनी से बोली। क्या तुम्हें मदद चाहिए? रूह, वो उसकी शर्ट के उचक जाने पर उसकी झांकती हुई बैली को नरमी से छूता मसरूर सा सवाल कर गया। रूह ने उसके होंठों की हरकत को महसूस किया और रूह की जान फना होने को थी कि वो क्या कर रहा था। हाँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं गिर जाऊँगी, मुझे मरना नहीं है। बेज़ात वो से स्कीम। बेज़ात ने उसे ऊपर खींचा और वो अपने कदमों पर खड़ी हुई। उसके पाँव शेक कर रहे थे। बेज़ात की शर्ट को सख्ती से मुट्ठियों में जकड़े हुए थी कि उसे डर के बायस अपनी हील्स पे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बेज़ात उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। उसका डिम्पल काफ़ी वाज़ेह था। रूह की सब आँखों में आंसू तैर गए थे। उसने उसके आंसू साफ किए। वो इनहेल करना चाहती थी, लेकिन ज़िद्दी बनी खड़ी थी। बेज़ात ने उसका इनहेलर उसके लबों से लगा दिया। रूह ने सांस नहीं खींचा और आंखों से आंसू पट-पट गिरने लगे। जबकि बेज़ात ने इनहेलर हटाया, उसके फूले होंठों पर अपनी उंगली रखी। रूह ने उसे दूर धकेला और इनहेलर ले लिया। उसने 2-3 सांस भरे और आंसू साफ किए। रोने वाली, क्या बात है? मैंने एहसान का बदला उतारा है। रूह ने कहा और जाने लगी। वो खामोशी से जा रही थी, बिना लड़े। बेज़ात अपने आप ही बेचैनी महसूस करने लगा। तुम नहीं जा सकती, उसकी आवाज़ उभरी। क्यों? गाल पर से आंसू साफ करती वो आग बबूला हुई। बेज़ात लब भींच गया। आपका जैसे दिल करता है आप उस तरह ट्रीट करते हैं। मैं इंसान हूँ और डर भी सकती हूँ। वो खौफज़दा हो गई थी, तभी उस पर भड़क रही थी। ओके सॉरी, अब बैठ जाओ।
आए बड़े और ये जो आपकी रूह है ना, इसके पाँव पर इसके सर पर पाँव रखकर इसकी खोपड़ी में अपनी हील उतार दूँगी। वो उस बिल्ली को चलते-कूदते देखती गुस्से से बोली, कौन जंगली बिल्ली? बेज़ाद ने हाथ के इशारे से उसे वो करने को कहा जो वो करना चाहती थी। रूह दाँत पीसे जाने लगी। मेरी एक मीटिंग है, अगर बेटर फ़ील करो तो साथ चल सकती हो। वो खुद भी उठ गया। रूह वहीं रुक गई। पलट कर उसकी जानिब देखा। अब असल मौका आया था। वो उसे गँवाना नहीं चाहती थी। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, आहिस्ते से बोली। अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर है। कपड़े जाओ तब्दील कर लो। उसने कहा। नए कपड़े? वो छल पड़ी। नए कपड़े? वो उसका गाल 2 उँगलियों में दबाकर बाहर निकल गया। दूसरी तरफ रूह बख़ुशी जेनज़ी के साथ उस कमरे में आ गई थी। उसे याद था उसका ये कमरा था क्योंकि उसने बेज़ाद को यहाँ देखा था। वो शौक से अंदर आ गई और जेनज़ी ने उसे कबर्ड खोल कर दिखाई तो बेशुमार कपड़े थे उसके साइज़ के। वो मुँह पर हाथ रखती खुशी से बोले न समाई थी। वैसे तुम्हारे मालिक की गर्लफ्रेंड काफ़ी खुश नसीब लड़की होगी। देखो कैसे अलमारियाँ भर गई हैं। एक शजर आवाज़ है। इतने अमीर होकर भी कपड़े कपड़े वापस करा दिए। वो उदासी से बोली और फिर खुद ही सर झटकती वो अपने साथ साथ कपड़े लगा कर देखने लगी और फिर उसे एक ऑफ वाइट शर्ट पसंद आ गई थी। क्योंकि वो मीटिंग में जा रहे थे तभी और लिबास उतर अच्छी थी बिना उसने ऑफ वाइट शर्ट निकाली जिस पर बॉक्स बने थे रेड और ब्लू कलर के। उसने ब्लैक जीन्स ली और जेंजी की तरफ देखा। क्या मैं अपने घर ले जाऊँ प्लीज़? भूखी तो अवलीन थी तभी अपने मकसद को भूल भाल कर कपड़ों के पीछे लग गई थी। मैम सर के ऑर्डर से आप यहाँ तैयार हो सकती हैं। वैनिटी मौजूद है यहाँ? वो बोली और के लिए एक शीशे को हटाया। अंदर बैग शूज़ मेकअप परफ्यूम उफ क्या कुछ नहीं था। उसे लगा वो जन्नत में आ गई हो। एक लड़की की ख्वाहिश इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती। उसके पास ये चीज़ें हों। वो जोश में शावर लेने चली गई। वॉशरूम में स्विमिंग पूल मिनी सा देखकर वो चिल्ला उठी, ये क्या है? मैम पूल है। नहीं मुझे ज़्यादा पानी से डर लगता है तो मुझे बाल्टी ला दो। बाल्टी? और शिट एक्चुअली हम ठहरे यतीम से बच्चे तो यतीम खाने में तो बाल्टी और डिब्बा मिलता था। फिर मैंने शजर से भी मंगा लिया। एक्चुअली मुझे सांस का मसला है ना तो मुझसे ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी बात बताने लगी जबकि जैन जी उसे आंखें फाड़ कर देख रही थी और कुछ तवक्कुफ़ के बाद वो बोली, ठीक है मैं सर से कह देती हूँ। अरे नहीं नहीं मैं ऐसा करती हूँ नहाती नहीं हूँ मुँह धो लेती हूँ। वो बच्चों की तरह खुश थी। मुँह धोकर आई और उसके बाद ड्रेस चेंज किया। वो ड्रेस चेंज करके निकली। जेंजी उसके दोनों तरफ से निकले शाने देखने लगी। उसने शर्ट के ऊपरी बटन बंद नहीं किए थे और दोनों शाने निकाल के उन पे बाल डाल दिए। उसने मेकअप किया सुर्ख लिपस्टिक लगाती ही गोया क़यामत बर्पा करने लगी। जेंजी ने खुद भी निकाह पहन ली। उसने बड़ी-बड़ी पलकों को मज़ीद निखारा, हल्का-हल्का टिंट लगाया और मुतमईन सी होकर पलटी। कैसी लग रही हूँ? वो एक्शन मारती बोली तो जेंजी को हंसी आ गई। बहुत प्यारी एक शरारती गुड़िया सी और जेंजी तुम बहुत अच्छी हो। आज से हम दोस्त हैं। वो उसे घुमा के जेंजी संभली। मैडम बाहर चली। सर वेट कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है। उसने 2-4 कपड़े अपने साथ लगा कर देखे। उसे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो कपड़ों को लेकर काफ़ी से ज़्यादा खुश थी। तभी वो दीवार पूरी खुली और बेज़्यादा निशान दाखिल हुआ तो दीवार के आईने में उसका अक्स देखा। चंद में उस शेल्टर्स को घूरता रहा फिर इग्नोर करके अंदर आ गया। रूह ने जल्दी से सारे कपड़े जेंजी को दे दिए। नहीं मुझे तो कोई भी नहीं चाहिए। वो घबराती हुई बोली। बेज़ाद ने गर्दन घुमाई और उसकी बात पर बेसाख्ता डिम्पल्स दिखने लगे थे उसके। रूह से आंखें खोले देखने लगी। ये सब तुम्हारा है। तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो बोला। लहजे में नमी थी। नरमी थी। क्यों मेरा क्यों? आपकी गर्लफ्रेंड का होगा? वो सुकून से बोली। उसी का है। बेज़ाद ने बात ख़त्म की। हम कहाँ जाएंगे बेज़ाद? पर जाते जाते उसने पलट के सवाल किया। बेज़ाद ने उंगली के इशारे से जेंजी को वहाँ से चले जाने का कहा था और उसके मुंह से अपना नाम काफ़ी अच्छा लगा था सुनकर। डिनर डेट पर? हेलो हेलो आप तो फ्री ही हो बैठे हैं। देखिए काम के वक्त काम की बात। वो संजीदगी से बोली तो बेज़ाद शान झुकाता सर झटक गया। चलो आप तो तैयार भी नहीं हुए। उसके फॉर्मल से ड्रेस को देखकर वो बोली मुझे ज़रूरत नहीं तैयारी की। गोलियां चलाने और मारने के लिए कौन तैयार होता है? वो उसकी बेध्यानी का फ़ायदा उठाता उसकी कमर पर हाथ रखे उसे बाहर ले आया। कितनी गोलियां चलाते हैं एक दिन में? उसके सवाल नॉन स्टॉप जारी थे यहाँ तक कि वो बाहर निकलने लगे। 200। उसने भी हर जवाब देने की ठान ली थी और जो मुझे मारी थी वो मुंह बना के बोली 201। वो सुकून से बोला गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा। हया शर्म आनी चाहिए वैसे आपको। वो गाड़ी में बैठती नाराज़गी से बोली। अगर तुम ये बात ना ही कहो तो बेहतर है। उसने उसे शर्ट से शाने पटकी हुई अपना नज़ारा करा रही थी।
ऊपर करके उसके असल मुकाम पर की। बटन बंद करो, सीधी तरह सारी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा दिल गर्दन से एन 3 इंच नीचे की गहराई में है। क्या, वो चिल्लाई। बेजाद ने सिगरेट मुंह में दबा लिया। उसने उसे जल्दी से बटन बंद करते देखा था। टेबल बार बार नमूदार हो रहा था। अपनी बीवी को देखिए, मुझे ताड़ने की जरूरत नहीं है, वो भड़की। उसको भी देख लेंगे। उसने स्पून से धुआं छोड़ा। रूह ने शीशा खोला और चेहरा बाहर निकाल लिया। उसने रोका नहीं। शजर के साथ अक्सर वैसे करती तो वो डबट देता था। वो ऐसे बैठा था कि जैसे हवा भी उसे उसके होते हुए नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसका जो दिल करता है वो कर ले। वो एक मीटिंग जरूरी मीटिंग थी। मैं रोज़ को यहाँ रूह का आना अच्छा नहीं लगा था। रूह खामोशी से बैठी थी। लड़कियां भी रख ली अब तुमने, काफ़ी अप्सरा है, वो बोला जब बेजात अभी सिगरेट पी रहा था। रूह ने बेजात की जानिब देखा, वो खामोश था। हाय प्रिंसेस, क्या नाम है तुम्हारा? ये तुम्हें क्या चार्ज करता है? वो आदमी कह कर लगा के हंसा। रूह ने झटके से बेजात की जानिब गर्दन मोड़ी हुई, एक लफ्ज़ नहीं बोला। और भी परेशान हो रहा है। मैं तुम्हें बहुत अच्छा पे करूँगा, मेरे साथ काम करोगी हमारी डील में? रोज़ दांत पीसता बोला। अरे फाइनल है फाइनल, तुम आंखों को ठंडक देने के लिए इसको लाते रहना। तुम्हारे साथ काम तो हम फिर गर्दन कटवा कर भी करेंगे, वो आदमी बोला। रूह की आंखों में आंसू तैरने लगे। वह बेजात को बार बार देखती जो खामोश बैठा था, गोया किसी बात से फर्क ना पड़ता हूँ। हाँ, पड़ता भी कैसे, वो तो थी ही इसीलिए। रूह ने मुठियाँ भी जकड़ लीं और जब तक वो उसके सामने बैठी थी, वह रूह के लिए हर लिप्स का इस्तेमाल कर रहा था। यह अज़ियतनाक मीटिंग का इख्तिताम हुआ। वो आदमी अपना कार्ड देकर गया था उसे। वो उठकर चले गए। बेज़ात भी खड़ा हो गया और वो सब भी वापस लौट आए। बेज़ात ने उससे एक लफ्ज़ बात नहीं की। रोज़ा अलबत्ता चैन से बैठा नहीं जा रहा था। वो अपने घर आ गई थी। सुकून तो था नहीं उसे। वो सीधा बेज़ात के पास पहुंच गई। आंसू से तर चेहरा, उसे परवाह नहीं थी कि उस वक्त वो किन लोगों से बात कर रहा था। अगर तवज्जो देती तो 15 कमांडर्स आंखों के सामने देख जाते। वो अंदर आई, बेज़ात का गिरबान पकड़ लिया। आपको तस्कीन मिली? वो मुझे इंसल्ट करता रहा। आप कुछ भी नहीं बोले, एक लफ्ज़ भी नहीं। आप भी बाकियों की तरह, और मैं उस कार्ड का यूज़ करूँगी अब। उसने खड़े खड़े नंबर डायल किया। बेज़ात ने उसका मोबाइल खींच के बाहर फेंक दिया। रूह के गाल पर आंसू फिसलने लगे। वो उसे देख रही थी।